जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी 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 चलो। क्या कर रही हो? कौन? हाँ, सच सच बताओ, मैं आप लोगों के बारे में ही सोच रही थी। मुझे सिर्फ एक बात से दिलचस्पी है कि आप मुझे इस वक्त मिल सकती हैं। जी, ये तो कोई आसान बात नहीं है, और शायद मैं इस सवाल का जवाब भी ना दे सकूं आपको। मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप मुझे इस वक्त मिल सकती हैं? वो किससे बात कर रही हैं? एक मिनट होल्ड करें। अम्मी, वो नवेरा की अब्बा जान है। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। हेलो जी, ये आप अम्मी से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं आपकी दुआ से ठीक हूँ। जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो चौधरी हबीब अहमद, आप कहाँ हैं इस वक्त? क्या आप इसी शहर में हैं? आपको शाइस्ता बेगम ये पूछना चाहिए था कि क्या हम इस दुनिया में हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हम इस दुनिया में नहीं हैं। क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? मैं इस वक्त दूसरी लाइन पे बिजी हूँ, मेरे पास इस वक्त फोन सुनने की भी फुर्सत नहीं। ओके? हेलो भाई, आप ही एक बात तो बताएं मुझे, ये आप एक ही शहर में रहते हुए हमें फोन क्यों करते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा कम फासला एक फोन का दूसरे फोन से होता है। आप तो हमारे गरीब खाने पे तशरीफ ला सकते हैं। जी हाँ, आज मैंने दाल माश पकाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मुगलों के दौर में पकती थी। मैंने कहीं पढ़ा कि शाहजहां ने दाल माश खाने के बाद दस्तरखान समेटने का हुक्म दिया था। आप खाना गर्म कीजिए, मैं आपके दौलत खाने पे हाजिर हो रहा हूँ। जी जरूर। आ रहे चलो। जान, अम्मी, ये आपका रंग इतना पीला जर्द क्यों हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, मेरे नसीबों में तो दुख ही दुख लिखे हुए। वो तुम्हारे अब्बा जान कहाँ है? हमराज कहाँ है? वो आया? ना बाजान आए ना हमराज। जिस बीवी का शौहर घर ना आता हो और उसका बेटा उसके कहने में ना हो, उस औरत का दुख जाकर उससे पूछो। मेरे शौहर पर जादू टूना किया गया है और मेरे बेटे को तावीज़ पिलाए हैं, और ये सब कुछ करने वाली तुम्हारी चच्ची तहजीब है।
भाई तो मिलन आगा उनके घर जाता है और जिस दिन ना जाए उस दिन सबीन बेगम के फोन पे फोन आते। मुझे पता है कि इन खबीसों के जो मंसूबे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि ये तबाह और बर्बाद होंगे। मेरी बद्दुआ है इनके साथ। और वो जो सबीन है, उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया हुआ है। तो तुम हमराज को फोन करो, उसका पता करो कहाँ है, और अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक देना तो अपने बाप का भी पता करो कहाँ है वो। वाह, पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, मगर मैंने अपनी सारी जिंदगी में इससे ज्यादा मजेदार खाना नहीं कभी खाया। ये कोई खाना तो नहीं, ना ही कोई ये दावत है जिसमें मैंने आपको बुलाया। रूटीन में पकी बेचारी माश थाली तो है। ओ, ये बेचारी माश की दाल बड़ी जालिम थी। इस माश की दाल ने मुझ पर जो जुल्म और सितम ढाए हैं, वो मैंने पता नहीं कैसे बर्दाश्त किए। वैसे मुझे तो ये माश की दाल के दाने लगते ही नहीं, मुझे तो लग रहा है जैसे छोटे छोटे नरगिसी कोफ्ते हैं। क्यों गुजरा हुआ जमाना याद करवाती हूँ, और जब कभी मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए फिर तो आपको अपना दिल थाम कर खाना होगा। हद तो गई है, आप आज बड़ी खामोश हैं। नहीं, दरअसल मैं ये समझती थी कि मेरी अम्मी जान से ज़्यादा बातें करने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल गलत था। आपको तो मेरी अम्मी जान से भी ज़्यादा बातें करने का शौक है। अब्बू ने फोन बंद कर दिया है और हमराज फोन उठा नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? आज निशात का फोन नहीं आया? सुबह से उसी के फोन का इंतजार कर रही हूं, उसका फोन भी नहीं आया। तो तुम खुद कर लो ना, पता करो क्या बात है। उसकी तबीयत तो ठीक है, करो। अच्छा, हेलो। हेलो, हाँ कैसी हो? तुमने आज फोन ही नहीं किया? कितनी चालाक हो तुम। ये तो मैं तुमसे कहने वाली थी कि सुबह से तुमने मुझे फोन नहीं किया। क्या हो रहा है? कुछ मेहमान आए हुए हैं। ओह, लगता है बहुत खास मेहमान आए हुए। बहुत खुश लग रही हो। हो भी सकता है। क्या इतने खास मेहमान आए हुए कि तुम कुछ कह ही नहीं सकती? मैं जानती हूँ उसे। तुम क्या मेहमान के पीछे पड़ गई हो? सुनो, मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं तुम्हें फारिग होकर ना फिर फोन करूंगी, ठीक है? ओके। क्या हुआ? उसने फोन बंद कर दिया, ये कहकर कि उसके बहुत खास मेहमान आए हुए हैं, वो बाद में फोन करेगी। अच्छा ठीक है, फिर कर लेगी। चलो हंस दो, क्या हुआ, कर लेगी फिर फोन। अच्छा, बैठिए ना, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तो सोच रही थी चाय का एक कप हो जाए। मैं इतने मजेदार खाने का जायका खराब नहीं करना चाहता। चाय का जायका आपको खाने का जायका भुला दे। हद हो गई, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। हाँ, आपको एक बात की इजाजत नहीं है कि आप मेरे यहाँ आने का जिक्र नवीरा से नहीं करें। जी क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कोई ऐसी मुश्किल बात तो मैंने की ही नहीं। आप जैसी खातून को तो समझ जाना चाहिए था। आपका मतलब है कि आपकी बेगम साहिबा को? जी, मेरा मतलब है कि आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप मेरे यहाँ आने का जिक्र मेरे घर के किसी भी फर्द के साथ। मेरा ख्याल है
निशात मेरी बात को समझ गई। खुदा हाफिज। हमराज इस बात पर हैरान है कि ये इत्तला मुझे कैसे मिली कि वो तस्वीर जो इसकी अम्मी जान और बहन ने इसके कमरे में लगाई थी वो गई कहाँ? अरे बेगम, इस बेचारे को क्या खबर कि औरतों का जासूसी का महकमा हिटलर की खुफिया एजेंसी गस्टापो से भी ज्यादा एफिशिएंट और अलर्ट होता है। अंकल, मैं बेचारा बिल्कुल नहीं हूँ। एक्चुअली मसला ये है कि मुझे इस महकमे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैडी, आप हमराज को क्या समझते हैं? ये बहुत चालाक है। इसको बाहर से देखो पता नहीं चलता कि ये अंदर से क्या है। रियली? भाई भाभी मेरुन्निसा का बेटा है, आप क्या समझते हैं? रिश्तेदारों में ये जरूरी होता है कि एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, उनकी जासूसी करें। दो सके भाई और उनकी बीवियां आपस में खुश क्यों नहीं रहती? अरे बेटा, तुम तो खामखा सीरियस हो गए। मैं सीरियस हूँ और चाहता हूँ कि आप भी सीरियस हो। आंटी रोजाना बाहर जाती हैं लेकिन हमारे घर कभी नहीं आती, और मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि आप डैडी से मिलने हमारे घर आए हो। ये सवाल जरा जाकर अपनी अम्मी जान से पूछना और अपने डैडी से भी। वो भी तो सारा शहर घुमाते हैं। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि छोटे भाई को ही जाके जरा मिलें। लेकिन अम्मी, मैं हमराज से एग्री करती हूँ। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप दोनों भाइयों को, अम्मी और आंटी जान को चाहिए कि इस मसले पर बैठकर बात करें। तस्वीर हमारे घर से क्या गायब हुई? आंटी इसको स्कैंडलाइज करती हैं, खुश होती हैं कि जेठानी के घर कोई मुसीबत आने वाली है। तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो। नहीं नहीं अम्मी, आप बात को समझने की कोशिश करें। तुम ज्यादा वकालत मत करो। मेरी जुबान बंद है, इसे बंद रहने दो। तुम नहीं जानती कि ये कितना सेंसिटिव इशू है। सही, बिल्कुल ये सेंसिटिव इशू है, बल्कि ये तो पेंडोरा बॉक्स है, और अगर कि ये बॉक्स खुल गया तो बहुत तबाही आ सकती है। ये पेंडोरा बॉक्स खुलना ही चाहिए मामा। दिलों में नफरतें और कदूरतें भरी पड़ी हैं, उन्हें साफ होना चाहिए डैडी। कितने अफसोस की बात है कि दो सगे भाई और उनकी बीवियां एक दूसरे का नाम भी बर्दाश्त नहीं करते। बात को आगे मत बढ़ाओ हमराज। नहीं नहीं अम्मी, आप बात को समझने की कोशिश करें। तुम चुप कर जाओ। सबीन बेटा, बच्चों को बड़ों के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। अंकल, हम अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, पढ़ा लिखा भी कहते हैं, लेकिन हमारी जहालत की इंतहा देखिए कि हम अपने बच्चों को इस बात की इजाजत नहीं देते कि बड़ों के साथ बराबरी की सतह पर बैठकर बात कर सके। ये सवाल जरा अपनी अम्मी जान से जाकर पूछना। अम्मी, आंटी मुझे भी तो कह सकती है कि अपनी अम्मी जान से जाकर पूछना। इसका क्या फायदा? तब्दीली कैसे आएगी? बेटा, ये तब्दीली एक रात में तो नहीं आ सकती। मेरा ख्याल है कि अब हमें सोना चाहिए। ये बातें करने का नहीं, मेरा ख्याल है आराम का वक्त है। सबीन, चलो अपने कमरे में जाओ। इससे पहले कि आप लोग सोने जाएं, मुझे चले जाना चाहिए। खुदा हाफिज। मामा, आपने अच्छा नहीं किया उसे नाराज करके। रात को तुम कहाँ थे? बताते क्यों नहीं? कहाँ थे तुम? सबीन के घर। मैंने आपसे कहा था ना कि वही होगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नवेरा? और तुमने अपना मोबाइल क्यों बंद कर रखा है? मुझे पता था कि रात को वहां जो बातें हुई हैं उससे तुम्हारा मूड खराब होगा। क्या हुआ?
कुछ नहीं आंटी, बस रात को हमने ज़रा खरी खरी बातें सुनाई। मम्मी और पापा बर्दाश्त नहीं कर सके और ये वहाँ से अपना मुंह सुझाकर चला। नवीरा, मेरे घर में तो बाहर आई हुई है भाई। हाँ, सबीन आती है तो इस घर में बाहर भी आ जाती है। वैसे तो हमारे घर में खिजाई छाई रहती है। कब आई हो बेटा? बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ देख के तुम्हें। अंकल, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर आप, आंटी और नवेरा हमारे घर आए। बेटा, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। अंकल, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। सॉरी, मेरे पास तो इस वक्त टाइम नहीं है, मैं एक मीटिंग पे जाना मैंने। सिर्फ अंकल 5 मिनट के लिए अपनी प्लीज। माँ की तरह बड़ी जिद्दी हो तुम भी। हाँ बोलो। अंकल, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप दोनों भाई हैं, आप हमारे घर नहीं आते, अम्मी यहाँ नहीं आती, आखिर इसकी क्या वजह है? इनसे क्या पूछती हो? जो अपने घर में कभी कभार आते, वो इन हालात के बारे में तुम्हें क्या बता सकते? बेटा, ये सवाल तो उनसे करो जिन्होंने ये हालात बिगाड़े हैं। रही मेरी बात तो तुम्हारे अब्बू से, मेरे भाई से, उसकी बीवी से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। इनसे पूछो, बड़े बड़े अक्लमंद यहां बैठे हुए हैं, पूछो इनसे। क्या बैठू मैं यहां? आप बैठ नहीं सकती? तुम्हारे कहने पे बैठी थी। हमने तो आते ही कहा बैठो, लेकिन उसकी माँ ने कहकर भेजा है कि इन लोगों से जरा फासला रखना। आंटी ऐसी बातें कभी नहीं करती। मेरी औलाद ही मेरे खिलाफ है, मैं किसी के लिए क्या कह सकती हूँ? आंटी, मुझे कभी अम्मी जान ने किसी बात से नहीं मना किया, और यही तो अफसोस है कि आप लोग एक दूसरे से क्यों इतना दूर हो गए हो। सबीन, तुम हालात को नहीं जानती और ना ही तुम्हें कुछ पता है, और ना ही मैं अपनी जुबान खोलना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फर्ज करें कि आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये तो बताएं कि आखिर आपकी उनसे क्या दुश्मनी है? मेरा ख्याल है इस तरह के सवालों जवाब से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम मुझे बताओ कि रात को वहां मेरे खिलाफ क्या साजिश तैयार हुई, जिसके तहत उसकी माँ ने अपनी बेटी को यहाँ सुबह सुबह आग भड़काने के लिए भेज दिया। आंटी, मेरे हाथ तो खाली है, मैं कोई माचिस नहीं लेकर आई। यही तो कमाल है तुम्हारी माँ का कि वो लफ्जों से आग भड़काती है। माँ, नफरत और दुश्मनी की कोई हद होती है। आप किस किस्म के इल्जाम लगाती हैं, कभी आपने सोचा? मैं इल्जाम लगाती हूँ, इल्जाम लगाती हूँ। नवेरा, कह दो इसे कि इसकी माँ ने मेरे बेटे को जो पट्टी पढ़ाकर भेजा, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। उसने अपनी बेटी को यहाँ जिस लिए भेजा है, वो भी मैं अच्छी तरह समझती हूँ। सभी रुक जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये लड़की यहाँ क्यों आई? ये एक बदशगुनी है। इसकी माँ ने कोई खास अमल करने के लिए उसे यहाँ भेजा है। जाकर लॉन में देखती हूँ, कहीं वो अपना काम तो नहीं दिखा आई। माँ ये समझती है कि उनकी तरह बाकी लोग भी पीरों, फकीरों और तावीज़ों के कामों में मसरूफ हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ तालीम हासिल करते रहे। मेरा ख्याल है कि चौधरी मुजफ्फर अहमद का हाथ नहीं बढ़ रहा। लेकिन उसने
इंक्वायरी तो रुकवा दी है ना? नहीं, इंक्वायरी रुकवाकर उन्होंने हमें धोखा दिया है। हम मुतमईन हो गए और वो अपना काम करते रहे। तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं करते? क्या टाइम दिया था चौधरी मुजफ्फर अहमद ने? भाईजान, कभी सियासतदान भी वक्त पर आया है? सियासतदान वक्त पर नहीं, वक्त के साथ चलता है, और मैं वक्त के साथ साथ चलता हुआ वक्त पर आ गया। जनाब साबिक वफाकी वजीर चौधरी मुजफ्फर अहमद साहब, आज तो बड़े जवान नजर आ रहे हो। और चौधरी हबीब अहमद, तुम मेरी जवानी की बात करते हो। इलेक्शन आ रहे हो तो मेरे बाल स्याह होना शुरू हो जाते हैं। मेरे जिस्म का सारा खून मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगता है, और फिर मुजफ्फर अहमद सियासत का रुख बदल देता है। मगर तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें टिकट तो दिया नहीं। कौन सी पार्टी? ये तुम किस पार्टी की बात कर रहे हो? चौधरी हबीब अहमद इन इंतखाबात में मुजफ्फर अहमद पार्टी को टिकट देगा। ये लोग आएंगे मेरे पास, मेरे घुटनों का हाथ लगाएंगे, और जितने टिकट मेरा मशवरा होगा बांट कर चले जाएंगे। भाईजान, उस दिन की एक खबर की क्लिपिंग मैंने संभाल कर रखी है, बहुत जबरदस्त खबर। क्या क्या क्या? पूछे यार, बीए का इम्तिहान दे रहा था, किसी प्रेस फोटोग्राफर ने पता नहीं किस वक्त तस्वीर बना ली। भाईजान, उस तस्वीर के नीचे जो सतरें लिखी हुई थी ना दो, वो पढ़ के मुझे बहुत मजा आया। साबिक विफाकी वजीर और मंझे हुए सियासतदान चौधरी मुजफ्फर अहमद कमरा इम्तिहान में बीए का पर्चा देते हुए। कहीं नकल तो नहीं मार रहे थे? सुनो, इंग्लिश का पर्चा किससे हल करवाया? मैंने तो पार्टी मीटिंग में तजवीज दी थी कि वोटर की काबिलियत भी मुकर्रर की जाए। भाई, अगर उम्मीदवार बीए है तो वोटर को एफए तो होना चाहिए ना। चौधरी हबीब अहमद, जिस मुल्क की शरह खानदगी 15-20% हो, देहातों में पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलता। चौधरी हबीब ये जागीरदारी निजाम जाते जाते बहुत कुछ अपने साथ लेकर जा रहा है। सियासी कदरें, समाजी कदरों का मलिया मेट हो चुका है। मेरे ख्याल में इन हालात में जवान जहन और नई क़यादत का उभरना बहुत जरूरी है। वैसे ये तुम सियासतदान होते बड़े होशियार, इलेक्शन से पहले अपने ख्यालात बदल लेते हो। चौधरी हबीब अहमद, इलेक्शन स्ट्रेटजी और टैक्टिस से जीते जाते हैं। जागीरदारों ने बीए नहीं किया था, मैंने पार्टी को मशवरा दिया कि इनके बेटों को टिकट दे दो। हाँ, मगर ये क्या हुआ? नई क़यादत और नया ज़हन कहां से आएगा? तुम्हारे घर से आएगी। जरा अपने बेटे हमराज से बात तो करके देखो। और चौधरी अनवर, तुम्हारी बेटी सबीन तुम्हारी को बात सुनती है? अरे तुम्हारे घरों से उठेंगे ये बच्चे और इस मुल्क के मुकद्दर को बदल कर रख देंगे। जमहूरियत का बुनियादी मकसद सियासी जमहूरियत नहीं होता। डेमोक्रेसी उस वक्त आएगी जब बाप और बेटा दोनों सियासी अंदाज से सोचेंगे और अमल करेंगे। हर बंदे को इख्तलाफ राय का हक हासिल होगा। हद हो गई है। तुम सियासतदान जरा सा मौका मिले तो तकरीर शुरू कर देते हो। बहरहाल मुझे तुम्हारा नया नजरिया जरूरत पसंद आया है। अपने बच्चों को फौरी तौर पे सियासत में ले आओ, देर न करना वरना बहुत देर हो जाएगी। पहले काम की बात तो कर ले। वो बस अब मैं तुम्हें खुशखबरी सुना के तुमसे इजाजत चाहता
तुम्हारा काम हो गया है। विद इन अ डे और 2 तुम्हें लेटर मिल जाएगा और तुम्हारा माल भी वापस मिलेगा। लेकिन मैं अब ये चालाकियां और ये घपलेबाजियां छोड़ दो। मैं तो पहले ही कहता था कि आपके ये बाएं हाथ का काम। चौधरी अंबार अहमद, ये हाथों का नहीं दिमाग का काम है। मेहरबानी है ब्यूरोक्रेसी की कि वो भी हमें सलाम करने की तकलीफ वगैरह कर लेते हैं, वरना तुम जानते हो सलाम तो हमें करना पड़ता है। लो भैया, अब इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मेरे जूनियर्स ये अटेंड कर रहे हैं और उसकी वजह ये मिस्ट्री जो तुमने मेरी मेज पर ला कर रख दी है। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कोई और काम करने को। निम्रा, काश उस आदमी से मेरी मुलाकात उसकी जिंदगी में हुई होती। इस किताब में उसने एक फिक्रा सिक्के की पेंसिल से लिखा है, ये देखो, तकरीबन मिट चुका है। इंसानियत उस वक्त तक आजाद नहीं होगी जब तक जागीरदारी निजाम का खात्मा मुकम्मल तौर पर नहीं कर दिया जाता। जागीरदारी निजाम इंसान को जानवरों और मवेशियों की सतह पर जिंदा रहने की इजाजत देता है। इसी किताब के आखिरी सफ़े पर मैंने भी एक पैराग्राफ नोट किया। अच्छा। वो ये कि जमहूरियत अपने तमाम पार्लिमानी आईनी तकाज़ों के साथ कारफरमा होगी तो जागीरदारी निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आएगा। निम्रा, मैंने हमराज से बात की है। हमें इस सारे वाक़े पर ना बहुत जल्द एक किताब मुरतब कर देनी चाहिए और मैंने बहुत सारा काम मुकम्मल भी कर लिया है। एंड आई एम श्योर कि ये किताब बेस्ट सेलर होगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसके ख्यालात और फ़लसफ़े से इतने मुतासर हो चुके हैं कि उस बेचारे की तफ्तीश पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम यहाँ ऑफिस में बैठी रहती हो सारा दिन। मेरा हर एक से बाकायदा तौर पर राब्ता है और सारे कागजात तुम्हारे सामने टेबल पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह, कॉज ऑफ डेथ, उसने तो मुझे और भी ज़्यादा उलझा दिया है। अब डॉक्टर ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मौत हरकत कल्ब के बंद हो जाने की वजह से हुई। हर मौत दिल की हरकत बंद होने की वजह से ही होती है, लेकिन दिल की हरकत बंद क्यों हुई उसका सबब इस रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ। इसीलिए मैंने इस रिपोर्ट का जिक्र करना तुमसे मुनासिब नहीं समझा। मोहतरमा एडवोकेट साहिबा, मैंने अपनी आंखों से तशद्दुद के निशानात देखे हैं, गर्दन से लेकर कंधों तक और बाजुओं पर। किसी ने उसकी गर्दन दबाकर उसका सांस रोक दिया और हरकतें कल्ब बंद हो गई। मुझे अभी और इसी वक्त कोर्ट जाना है। तुम ऐसा करना, फारिग होकर ना तो वापस आ जाना यहाँ पे। ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ, मुझे भी पहुँचना है। चलो जल्दी करो। चलो। सारी खूबियां खामियां बन जाती हैं। ये है मेरी जिंदगी का तजुर्बा। आदमी बहुत अच्छा था। ऐसा शख्स कहाँ मिलता है? सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर कोई ख्वाहिश, कोई आरज़ू, कोई जज्बा, कुछ भी तो नहीं था। मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकती हूँ साहिरा। मैं जानती हूँ कि ये सब बातें तुम कितने दुख से कर रही हो। मुझे रुलाने आई हो, मैं उसकी मौत पर रोऊंगी नहीं। मैंने उसे कई बार कहा था, जिस दिन तुम्हारी आंखों में जिंदगी की चमक देखूंगी, खुशी से रो पड़ूंगी। तुम कह रही थी कुछ लोग थे जो उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए। देखो, अगर कोई यहाँ उसके बारे में पूछगिछ करने आए तो कुछ बताना नहीं। बाकी रह गई ये बात, तो एक दुख तो है दिल में, एक कर्ज तो मुझे उतारना है।
लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और उनमें से एक की शक्ल तो मेरी आंखों में नक्श होकर रह गई है। सायरा, तुम बिल्कुल मुतमईन रहो। देखो, तुम सिर्फ मेरी हमसाई नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। और रही उस शख्स की बात, उसकी इज्जत मेरे दिल में हमेशा रहेगी। तुम्हें एक बात बताऊं, वो बहुत डरा हुआ इंसान था। उसके साथ रहते हुए मैं भी खौफज़दा रहने लगी थी, लेकिन अब एक अजीब तब्दीली अपने अंदर महसूस करने लगी हूँ। उसकी मौत ने मेरे सारे खौफ दूर कर दिए। अब मैं डरती नहीं हूँ। वो खुद तो मर गया, लेकिन मुझे हर खौफ से निजात दिला गया। ये नेक लोग कैसे होते हैं? इन्हें नेकी के रास्ते से कोई नहीं रोक सकता। इनकी मौत भी शायद नेकी की तरफ ही कोई अगला कदम होती है। वो मरकर मुझे जिंदा रहने का हौसला दे गया। ताजी, जी बीबी जी, ये चूड़ियां कौन दे गया? ये आपने खुद पहनी है बीबी जी? मैंने खुद पहनी है। जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि कितनी देर पहले की बात है ये काफी दिन गुजर गए बीबी जी। ओ, मुझे याद ही नहीं रहा जी कि मैंने खुद पहनी है। हाँ जी, है ना जी? तुम लेकर आई हो? हाँ जी, मैं लेके आई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी याददाश्त खत्म हो चुकी है, तुम भूलना शुरू हो गई ताजी। ये अगर मैं लेकर आई तो मुझे याद ना होता। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं पागल हूँ? मैं साइको पेशेंट हूँ? हाँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? जी निकल जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। आउट! ये लोग क्यों झूठ बोलते हैं मुझसे? क्यों मुझे पागल बनाना चाहते हैं? सच क्यों नहीं बताते? कौन देख गया ये चूड़ियां? किसने पहनाई है? हो सकता है ये चूड़ियां मैं खुद ही लेकर आई हूं। अब मैं ये समझती रही कि कोई मुझे पहना आ गया। कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। मैं लेकर आई हूं ना, मैं लेकर आई हूं। बैठो। ये सारी बातें जो तुमने सुनी है, ये तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स ने बताई हैं, और इनमें से किसी एक की भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन से कम नहीं है।
और इनके ख्यालात कभी सुने तुमने? तुम्हें शायद गलती हो रही है। देखो मेरी अम्मी तो बीए के बाद पढ़ ही नहीं सकी क्योंकि जागीरदार साहब को शादी की जल्दी थी। और मेरी माँ ने तो कमाल कर दिया। मेरा दिल करता है कि कभी कभी उनकी एमए की डिग्री उनके सामने रखूं और उनसे पूछूं कि बताएं इसमें कहाँ लिखा है कि आप पीरों, फकीरों और तावीज़ों के चक्कर में पड़ी रहे। भाई खुदा का शुक्र है कि मेरी अम्मी तो इस बीमारी से बची हुई है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। खुदा का जितना शुक्र करो वो कम है। ये बीमारी इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। वो दूसरों पे शक करने लगता है, वहम में मुब्तला हो जाता है। वो फर्ज करने लगता है कि सब लोग उसके दुश्मन बन गए और उसके खिलाफ बातें करते हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हमराज तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी अम्मी जान को किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाओ? साइकेट्रिस्ट? हाँ। मैं अपनी माँ को साइकेट्रिस्ट को दिखाऊं? हाँ भाई। अगर मैंने उनको ये मशवरा दिया ना तो वो जवाब में कहेंगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तहजीब ने तुम पे जादू करा दिया। जाओ उनके घर में जाके रहो क्योंकि वो आती है। जाओ उनके घर में जाके रहो क्योंकि वो तुम्हें पट्टियां पढ़ाती है। मेरा ख्याल है कि आंटी के रवैयों में जिद और सख्ती की सबसे बड़ी वजह अंकल की लापरवाही है। तुम सही कहती हो। मेरी माँ मुझसे पूछती है कि तुम रात को कहाँ थे, और जिससे ये सवाल पूछना चाहिए उससे पूछती नहीं। बहरहाल अंकल आंटी का उस तरह से ख्याल नहीं रखते जिस तरह मेरे डैडी मेरी मम्मी का ख्याल रखते हैं। मेरी माँ से मुझे नहीं मालूम कि निशात की वो तस्वीर कहाँ है, हालांकि मुझे मालूम। हमराज तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने कभी पूछा ही नहीं। चलो जल्दी से बताओ कहाँ गई वो तस्वीर। निशात की वो तस्वीर मेरे अब्बा जान ले गए। क्या? निशात की तस्वीर अब्बा जान ले गए? हाँ, मेरे अब्बा जान। एरियल ने पाकिस्तान भर में ऐसी शानदार। आप मेरा ख्याल है किसी काम की जल्दी में थी। नहीं वो बस मैं सोच रही थी कि मैं चाय का पानी रख दूं। चाय की इब्तदा ही गलत होगी तो चाय का जायका कैसे अच्छा होगा? तुम आके यहाँ बैठो। तुम्हें शायद पता नहीं, मैं दरवाजा खोलने से पहले चाय का पानी रख कर गई थी। आपने यूं ही तकल्लुफ किया। मैं चाय पीऊंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप लाख चलती में चाय तो आपको पीकर जाना पड़ेगा। मुझे चाय बनाने में सिर्फ 1.5 मिनट लगता है। मुझे चाय पीने में 10 मिनट लग जाते हैं। आप अपनी चाय ठंडी करके पीते होंगे ना? मैं तो चाय गरम गरम पीती हूँ, मेरे तो होंठ भी जल जाते हैं। हाँ, मैं फोन पे आपसे बात तो कर चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। ये वो गुलबाग की कोठी की चाबियां हैं।